Hello and welcome to this lecture number 14. हम वेक्टर्स में आज पहला एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं जो हमने प्रीवियसली एक डेरिवेशन डिराइव की थी उसके बेस पे यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वो न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ। तो न्यूमेरिकल है 2 forces 10 Newton and 14 Newton. 2 forces 10 Newton and 14 Newton are acting upon a body what can be the maximum and minimum resultant force on the body देखो, हाँ, पहली चीज़ ये मैं बताना चाहूँगा कि मतलब यही इतने ही न्यूमेरिकल्स में नहीं कराने वाला हूँ। बेसिकली यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि फॉर्मूला आपको याद हो जाए, उस वजह से मैं ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स बीच बीच में दिखाता रहूँगा। तो एट द एंड जब हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम कुछ स्टैंडर्ड बुक्स लाइक एरोडो या बाकी जो बुक्स, ज़्यादातर मेनली मैं एरोडो को ही फॉलो करूँगा, उससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स में छोटे मोटे इसलिए क्योंकि ताकि आपको ये फार्मूलाज याद रहे और इनके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। तो जब हम आगे जाके यूनिट कंप्लीट करेंगे तो उस टाइम हम फुल न्यूमेरिकल्स फॉलो करेंगे। तो 2-3 लेक्चर्स उस पर भी रहेंगे न्यूमेरिकल्स पे। तो देखो यहाँ पे पहला चीज़ क्या है, अप्रोच क्या है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। पहली चीज़ है, हम यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है हमें F1 एंड F2। ठीक है, दे आर इक्वल टू 10 न्यूटन एंड 14 न्यूटन। दे आर एक्टिंग अपॉन ए बॉडी, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम। देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि मैक्सिमम क्या हो सकता है और मिनिमम क्या हो सकता है। यहाँ पे एंगल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। पहली चीज़ है, हम यहाँ पे देखेंगे कि ये फार्मूला जो है किस में फिट करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अपना जो फार्मूला है जो हमने डिराइव किया, R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक चॉइस बची है, देखो ये भी फिक्सड है, ये भी फिक्सड है, ये भी 2 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो अब सिर्फ इसके ऊपर हम डिपेंडेबल रहेंगे। कॉस थीटा यहाँ पे जो है इसके ऊपर हम डिपेंडेबल रहेंगे। यही हमारे गेम को चेंज कर सकता है इधर और उधर। तो अब हम पहली चीज क्या देख सकते हैं यहाँ पे, अगर ये जो कॉस थीटा वाली टर्म है, ठीक है, ये जो टर्म है अगर ये माइनस बन जाती है तो तब ये मिनिमम बनेगा। ठीक है, ये चीज हमें पहले समझनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर हमारी ये जो सारी टर्म है 2ab cos थीटा, अगर ये हमें माइनस बन जाती है, अगर इस प्लस की जगह माइनस आ जाता है दैट विल बी मिनिमम। लेकिन अगर प्लस रह जाता है तो दैट मीन्स कि ये मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस समथिंग। लेकिन अगर माइनस आ जाता है तो दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंस ए बी आर फिक्सड, so that means minimum and maximum only depends on थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम थीटा का वैल्यू देखेंगे। देखो मिनिमम फॉर सिंस cos थीटा belongs to -1, 1, so that means
अगर इसका मिनिमम वैल्यू हो सकता है दैट माइट बी ओनली एंड ओनली माइनस, जो एक्सट्रीम मिनिमम पॉसिबल है इसका दैट विल बी -1, और मैक्सिमम सबसे वैल्यू कौन सा पॉसिबल है कॉस थीटा का, दैट विल बी 1। सो हम यहां पे क्या करेंगे फिर, फॉर मिनिमम रिजल्टेंट फोर्स cos थीटा शुड बी इक्वल टू -1, ठीक है, विच इंप्लाइज थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ -1। तो अब -1 का कौन सा वैल्यू है cos का, तो यहाँ पे देखेंगे हम सिंपली इस तरीके से, तो ये 90 रहा, तो ये 180, दैट मीन्स 180। तो फॉर मिनिमम रिजल्टेंट फोर्स थीटा शुड बी 180 डिग्री, ठीक है, ये पहला चीज है। तो क्या बन जाता है हमारा मिनिमम फोर्स, अगर हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, देन आर मिनिमम वुड बी अंडर रूट ऑफ, कौन कौन सा फोर्स है हमारे पास, 10 न्यूटन एंड 14 न्यूटन, दैट मीन्स 10 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 14, 2 इंटू 10 इंटू 14 प्लस हो गया यहाँ पे cos 180 डिग्री। तो हमें पता है cos 180 डिग्री -1 के बराबर होता है, तो दैट मीन्स आर मिनिमम वुड बी इक्वल टू 10 टेन्स आर 100 प्लस 14 14 हो गया 140 इंटू, सो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 100 प्लस 196 14 स्क्वायर माइनस cos 180 इज इक्वल टू -1। सो 14 टेन्स 140 माइनस 280, इसका है अंडर रूट। तो कितना बन जाता है हमारा, आर मिनिमम विल बी इक्वल टू 296 माइनस 280, so that will be equal to root 16, hence R minimum will be equal to 4 न्यूटन। तो मतलब जो मिनिमम पॉसिबल फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है, दैट इज 4 न्यूटन। अब हम मैक्सिमम की तरफ जाएंगे, फॉर मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स cos theta should be equal to 1, which implies theta is equal to cos inverse of 1, that is equal to, implies theta is equal to 0 degree। So hence R maximum कितना बनेगा हमारा, 10 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 14 इंटू कॉस 0 डिग्री। दैट मीन्स जब पैरेलल होंगे तब मैक्सिमम पॉसिबल है, जब अपोजिट में जा रहे होंगे, तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, देखो यहाँ पर, इफ दिस इज ए दिस इज बी, यहाँ इन दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, आर मैक्स विल बी इक्वल टू 296 प्लस 280, सो कितना हो गया ये, 576 रूट। तो इसका रूट अगर हम लेंगे तो इट विल बी इक्वल टू, हेंस आर मैक्स इज इक्वल टू 24 न्यूटन। तो यहाँ पे देखो अब कितना डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पे इसका सिनेरियो क्या है, मतलब ये इस तरीके से है, ये अगर वेक्टर ए है तो ये वेक्टर बी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली देख लो, एक कंपोनेंट हमारा था 10 यूनिट्स 10 न्यूटन, दूसरा था सपोज दिस वाज 10 दिस वाज 14। तो जब इनके बीच एंगल क्या था 0, आर इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये यहाँ पे भी हो गया 24। और यहाँ पे जब हमने देखा तो आर इक्वल टू ए माइनस बी वैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 14 रख लेता हूँ इसको, 14 और 10। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को
सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अप्रोच, ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, ये छोटा सा बेसिकली यहाँ पे मैंने अप्रोच दिखाया कि किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, इक्विलिब्रियम। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम, सपोज मान लो एक गाड़ी है, ठीक है, एक गाड़ी है, सॉरी, या इस तरीके से मैं बना लेता हूं, एक गाड़ी है, तो ये कहीं पे रुकी हुई है, ठीक है, ये रुकी हुई है, ये रेस्ट में है। अब क्या हो रहा है, यहां से कुछ लोग जो है वो इसको इस साइड से 10 न्यूटन फोर्स दे रहे हैं, और सेम टाइम यहां मैं लिखता हूं 100 किलो न्यूटन फोर्स दे रहे हैं इससे, मतलब ये कि ये आगे मूव करे। तो लेकिन यहाँ पे सामने से भी कुछ लोग हैं, वो भी सेम फोर्स दे रहे हैं 100 किलो न्यूटन। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या होगा? गाड़ी आगे चल पाएगी? तो आंसर यहाँ पे सिंपल नो है। ठीक है, तो सेम तरीके से जब एक पॉइंट पे मल्टीपल फोर्सेस इस तरीके से मतलब अप्लाई हो रहे हैं, मतलब वो एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं। यहाँ पे देखो, ये वाले साइड के फोर्सेस को ये वाले साइड कैंसल आउट करता है। दैट मीन जहां पे रिजल्टेंट जीरो हो, दैट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हम उस कंडीशन को कह सकते हैं वेयर रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। दैट मीन्स जितना हम लगा रहे हैं उतना वहां से भी मिल रहा है। ठीक है, नेट जो फोर्स है, अगर हम एफ नेट इक्वल टू एम ए की बात करेंगे, तो एफ नेट यहाँ पे जीरो हो रहा है। वेर एवर देयर इज एफ नेट जीरो, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ एफ इक्वल टू जीरो, और एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी उसी तरीके से हमें नेट फोर्स जीरो मिलेगा। तो अब इसी के बेस पे हम एक थ्योरम पढ़ेंगे यहाँ पे, लेमीज थ्योरम। तो ये क्या बताती है, इसका पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है उसके बारे में। इट स्टेट्स दैट if three forces acting at a point are in equilibrium यानी कि नेट फोर्स जो है दैट इज जीरो, मतलब कोई मोशन यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रही है। ठीक है, देन ईच force is proportional to the sine of angle between other two forces। तो पहली चीज यहाँ पे माइंड में रखनी है कि ये एप्लीकेबल कब है, जब हमारा इक्विलिब्रियम अटेन होगा। ठीक है, अब ये हमें क्या बताती है, देखो, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट रख लेता हूं, सपोज ये पॉइंट ओ है, तो यहाँ पे एक फोर्स ए, फोर्स बी और फोर्स सी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तीन फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं। मान लो ये वाला एंगल अल्फा है, बीटा है, गामा है। तो अब हमें ये क्या बता रहा है कि अगर तीन फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है किसी पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या होगा, हम इस तरीके से फिर लिख सकते हैं, यहाँ पे जो एक फोर्स है इट इज प्रपोर्शनल टू द एंगल साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू। किस तरीके से मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा ए
सपोज मान लो ये वाला फोर्स है, इट इज प्रपोर्शनल टू दिस एंगल, इट इज प्रपोर्शनल टू दिस एंगल यहां पे। सो मैं क्या लिखूंगा, ए, जो मैं फोर्स लिखूंगा उसके बगैर और जो दो फोर्सेस है उनके बीच जो एंगल है उसका साइन लेता हूं, साइन गामा, ठीक है, इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इक्वल टू सी अपॉन साइन अल्फा। तो ये हमें बेसिकली फोर्सेस को रिलेट, यहाँ पे हमें मतलब एंगल्स मिल जाते हैं इस तरीके से। अगर हम ये वाली फॉर्म को यूज करते हैं, अगर हमें कहीं पे दो फोर्सेस दिए हुए हैं और एक एंगल दिया है वो, तो एक और निकाल सकते हैं वहां पे सेम तरीके से, ठीक है। तो अब इसकी क्या क्या कंडीशन है, मतलब इक्विलिब्रियम कब कब होगा उसके बारे में मैं आपको बताऊं। पहली कंडीशन है वहां पे लीनियर मोशन कुछ भी नहीं होनी चाहिए, जीरो लीनियर मोशन। सेकंड अगर बताऊं तो रोटेशनल मोशन भी जीरो होनी चाहिए। थर्ड अगर बताऊं तो मिनिमल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब वहां पे इक्विलिब्रियम के दौरान ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, मतलब मोशन बिल्कुल जैसे कि मैंने बताया एफ इक्वल टू एम ए, जिसको आप जानते हैं एफ नेट। अगर ये एक्सेलरेशन जीरो है दैट मीन्स वी हैव अटेन्ड आवर इक्विलिब्रियम, और उसी कंडीशन में ये एप्लीकेबल है, उस टाइम पे हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, जब इस तरह की सिचुएशन होगी। अब वेक्टर एडिशन के बारे में हम कुछ चीजें जान लेते हैं और फैक्ट्स अबाउट वेक्टर एडिशन। तो पहला फैक्ट क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, फर्स्ट नंबर 1 में लिखूंगा वेक्टर्स ऑफ द सेम नेचर alone can be added। मतलब क्या है इसका, कि अगर हमारे पास फोर्स वेक्टर है और वेलोसिटी वेक्टर है तो उनको हम सम नहीं कर सकते, ठीक है। या अगर हमारे पास फोर्स वेक्टर है, एक फोर्स वेक्टर दूसरा है, तो उनको सम कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स यहां पे मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल फोर्स वेक्टर कैन बी एडेड with force vector only। Second, force vector cannot be added with velocity vector। सो ये पहली चीज है, ठीक है। तो मतलब फोर्स वेक्टर को हम फोर्स वेक्टर के साथ ही प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर को वेलोसिटी वेक्टर या कोई और चीज हो, कोई भी चीज हो, वेलोसिटी फील्ड जहां जो भी। अब सेकंड फैक्ट क्या है इसके बारे में, वेक्टर एडिशन इज कॉम्पिटिटिव। वेक्टर एडिशन इज कॉम्पिटिटिव। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी, तो दिस इज इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर a। मतलब अगर हम लिखेंगे a प्लस बी, वही आएगा सेम अगर हम लिखेंगे b प्लस a, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव। इसके बाद मैं दूसरी चीज बताऊं, इट इज वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव इन नेचर। एसोसिएटिव मतलब क्या है इसका, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर विल बी इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। तो ये इसका मतलब है एसोसिएटिव, ठीक है। तो इन चीज़ों को बस थोड़ा सा आपको याद रखना है, उतना ज़्यादा डीप नहीं जाना है इन चीज़ों के अंदर, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें आपको समझ में ही आ गई होंगी कि किस तरीके से क्या करना है। अब हम जाते हैं अपने
नेक्स्ट टॉपिक पर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। मैं यहाँ पे ये डेफिनेशन इसी वजह से आपको डिफाइन कर रहा हूँ ताकि कल जब हम नेक्स्ट क्लासेस में मतलब आगे की क्लास में न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपको कोई दिक्कत ना आ जाए वहाँ पे, ठीक है। तो ये एक वो वेक्टर है जहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0। इन शॉर्ट में आप इतना भी याद रख सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय जीरो वेक्टर, ठीक है। तो अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाते हैं, रेजोल्यूशन, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो यहाँ पे देखो, जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर हम स्ट्रीट वेंडर जो वो रेडी होती है उसकी, जिसको ऐसे धक्का मारता रहता है, ठीक है। तो वहां पे उसकी जो आर्म होती है यहाँ पे इस तरीके से होती है आर्म उसकी। तो बेसिकली ऐसा रहता है वो, ठीक है। तो ये उसके टायर रहते हैं इस तरीके से। वो करना क्या चाहता है, उसको वो इसे मूव फॉरवर्ड करवाना चाहता है इस साइड में हॉरिजॉन्टली। सपोज मान लो दिस इज रोड, रोड। तो जब वो फोर्स अप्लाई करता है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स इंक्लाइन डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन बट ही वांट्स टू मूव फॉरवर्ड हॉरिजॉन्टली, वो उसको मूव करवाना चाहता है हॉरिजॉन्टली। लेकिन यहाँ पे जो है एक्चुअल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन ही वांट्स टू मेक इट टू मूव फॉरवर्ड, इस डायरेक्शन में वो इसको मूव करवाना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स निकल के आते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये जो फोर्स होता है ये इन दो कंपोनेंट्स के बराबर रहता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, इन दोनों के बीच। तो अगर मैं यहाँ पे आपको मतलब इस तरीके से दिखाऊं क्या होता है बेसिकली, सपोज मैं अगर ये मेरा वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये है आर वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर। तो रिजॉल्व इस तरीके से वेक्टर्स को किया जाता है सच दैट आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मतलब कंजर्व यहाँ पे रहते हैं, मतलब फोर्सेस जो है वो कंजर्व रहते हैं। चाहे ए अगर कम हो जाए तो बी ज्यादा हो जाता है, बी ज्यादा हो जाए तो ए कम हो जाता है, लेकिन रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट विल ऑलवेज रिमेन सेम। यही है इसका मकसद। अब किस तरीके से क्या करते हैं उस चीज को हम आगे देख लेते हैं। सपोज मान लो हमारे पास यहाँ पे एक फोर्स इस तरीके से इस डायरेक्शन में है, सपोज दिस इज फोर्स एफ। तो अगर हमें पता करना हो कि इसका इफेक्ट हॉरिजॉन्टल में कितना है, वर्टिकल में कितना है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से रिजॉल्व करेंगे। दिस इज वन, दिस इज वन, तो इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, ये हमारा एंगल थीटा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एफ कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल बना रहा है उसका थीटा बन रहा है कॉस थीटा, और जिसके साथ नहीं बना रहा है जिसके साथ एफ साइन थीटा। अब क्यों है यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो अगर हम इस तरीके से फोर्स एफ को ड्रा करते हैं, ये हमारा फोर्स एफ है, तो यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरीके से लेंगे, ठीक है। ये क्या है हमारा एंगल थीटा। तो ये जो ये वाला कंपोनेंट जो है ये वाला, इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ यहाँ, ठीक है। तो यहाँ मेरा इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। तो
सपोज मान लो मैं इसके नाम देता हूँ OAB, ठीक है। तो मेरे पास F है, तो मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना है, AB और OB। तो मैं क्या करूंगा, पहली चीज है मैं लिखूंगा यहाँ पे AB, क्योंकि अननोन है तो इसको ऊपर में लिखूं, नीचे किसको लिखूं, जो मेरे पास है ऑलरेडी, दैट मीन्स F। AB अपॉन F इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज sin theta, which implies AB will be equal to F sin theta, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं देखूं दूसरा अननोन कौन सा है, OB अपॉन F, दैट विल बी इक्वल टू cos theta, which implies OB is equal to F cos theta। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ आपको F sin theta F cos theta, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये क्यों है, किस तरीके से क्यों लेते। तो इसका मतलब है ये जो हमारा ये वाला कंपोनेंट बन जाता है, ये बन जाता है F sin थीटा, और ये वाला जो होता है इसको हम F cos थीटा ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। तो अगर हम कार्टेशियन कंपोनेंट्स में लेना चाहेंगे तो सेम तरीके से यहाँ पे हम F रखेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे Fx आएगा, यहाँ पे Fy आएगा, ये थीटा है, दैट मीन्स F इज इक्वल टू Fx आई कैप प्लस Fy जे कैप। तो ये चीज़ें इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं जब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, तो इस तरीके से हम रिजॉल्व करते हैं वेक्टर्स को। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज डॉट प्रोडक्ट, या इसको हम बोल सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट भी, स्केलर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे बेसिकली है क्या, यहाँ पे हम दिखाते हैं कि हमारे पास दो तरीके हैं वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के, एक है क्रॉस प्रोडक्ट, दूसरा है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन यहाँ पे लिखूं तो मैं इस डॉट प्रोडक्ट of two vectors, vector A and vector B, is the product of their magnitudes and angle and smaller and cosine of smaller angle between them। तो क्या होगा, लेट हम यहाँ पे लेते हैं वेक्टर A इज इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, एंड वेक्टर B हम ले लेते हैं इस तरीके से x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं सिंपल एक इनका डॉट प्रोडक्ट करता हूँ। बेसिकली यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट प्रोडक्ट जो होता है, अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो ये है डॉट प्रोडक्ट, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसका यहाँ पे अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट लेता हूं, इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट कैसे होगा, डॉट प्रोडक्ट। तो मैं इसको रूल क्या है किस तरीके से लिखने हैं, पहले हम लिखेंगे x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप डॉट x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। देखो यहाँ पे होगा क्या, अब ये जो है, क्योंकि I dot I will be equal to 1, I dot J will be equal to 0, I dot K will be equal to 0, मतलब सिर्फ अपने के साथ इसका हो सकता है I dot I, J dot J, K dot K,
आई डॉट जे, आई डॉट के, ये सारी चीजें जीरो। तो दैट मीन्स कि इसका इससे मल्टीपल हो सकता है, इसका इससे मल्टीपल हो सकता है, इसका इससे मल्टीपल हो सकता है, दैट इज इट। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, x1 इंटू x1 आई कैप इंटू x2 आई कैप, यानी कि जिसके साथ आई कैप है उसका मल्टीपल हो जाएगा x1 के साथ, क्योंकि इसके साथ आई कैप है। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, x1 आई कैप इंटू x2 आई कैप प्लस y1 जे कैप इंटू y2 जे कैप प्लस z1 के कैप इंटू z2 के कैप। तो क्या बनेगा हमारा यहाँ पे x1 x2 आई डॉट आई कितना हो गया 1 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। तो ये हमारा यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन की कोई भी इंडिकेशन नहीं है, यहाँ पे कोई भी चीज हमें यहाँ नहीं है जो हमें डायरेक्शन के बारे में बताए। इसको हम इसीलिए स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि ये सिर्फ एक मैग्नीट्यूड हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, दो वेक्टर्स को ये कन्वर्ज करके यहाँ पे मतलब इनको प्रोडक्ट लेके यहाँ पे हमें सिर्फ क्या देता है, यहाँ पे उनका मैग्नीट्यूड, हेंस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा देन स्केलर। ये हमें स्केलर चीज वापस दे देता है। ठीक है, इसके बाद हम एक और प्रोडक्ट भी पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो एज ऑफ नाउ अभी हम ये पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में और भी चीजें कुछ जान लेते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या मैं लिखूंगा यहां पर, इट इज कॉम्यूटेटिव, इट इज कॉम्यूटेटिव, क्योंकि ये जो चीजें मैं रिपीट अगेन एंड अगेन कर रहा हूं, ये चीजें बाद में चेंज हो जाएंगी जब हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट पे जाएंगे। इट इज कॉम्यूटेटिव, दैट मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, दूसरा लिख सकते हैं एसोसिएटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव, जो हमने लिखा लास्ट टाइम। सेकंड, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, सॉरी एसोसिएटिव नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव। दैट मीन्स ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, मतलब सिंपल मल्टीप्लिकेशन की तरह यहाँ पे। तीसरी चीज, अगर हम वेक्टर को अपने आप के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब वेक्टर ए कोई गिवन है, उसके साथ हम उसको उसके साथ ही मतलब अपने आप के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब स्क्वायर ले रहे हैं, ए स्क्वायर। सो यहाँ पे सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर मिलेगा, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड मिलेगा। दैट मीन्स ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर विल बी टोटली इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इट। तो इसके बाद एक और चीज अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, अगर हम किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, रियल नंबर मैंने आपको बताया इमेजिनरी नंबर के बगैर जो भी दुनिया में नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेक्टर ए डॉट लेमडा बी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो यहाँ पे अगर हम किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको फिर बाहर भी ले सकते हैं, तो इसमें उस तरह की कोई चेंज नहीं आएगी। तो सेम तरीके से सो यहाँ पे अब हम कुछ एग्जांपल्स बताते हैं डॉट प्रोडक्ट की। एग्जांपल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट जैसे कि पहला होता है, अगर हम पहली एग्जांपल की बात करें, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है हमारा, इसको हम सॉल्व करते हैं इस तरीके से, बाय डॉट प्रोडक्ट
बाय डॉट प्रोडक्ट, या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वी नो दैट W इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट एक्स वेक्टर, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, इज इक्वल टू दिस, देन बाय डॉट प्रोडक्ट W विल बी इक्वल टू एफ वेक्टर क्या है, ट्वाइस आई कैप प्लस 3 टाइम्स जे कैप प्लस 4 टाइम्स के कैप डॉट 2 टाइम्स आई कैप प्लस 3 टाइम्स जे कैप प्लस 4 टाइम्स के कैप। तो क्या बन जाता है हमारा, इसको इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, देन W विल बी इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16। सो कितना बन जाता है 25 29। W इज इक्वल टू 29 न्यूटन मीटर, यहाँ लिख सकते हैं 29 जूल्स। तो इस तरीके से हम ये चीज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम भी है हमारे पास। तो प्रॉब्लम क्या है, एक छोटा सा ही प्रॉब्लम है, इफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स आर, इफ द magnitudes of two vectors, if the magnitudes of two vectors are 2 and 3 and the magnitude of their scalar product and the magnitude of their scalar product is 3 root 2 is 3 root 2, then find the angle between the vectors, then find the angle between the vectors। तो यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे हमें दो वेक्टर्स बताए जा रहे हैं और उनका मैग्नीट्यूड जो है, ठीक है, वो भी बताया जा रहा है। सॉल्यूशन तो हम क्या लिखेंगे, पहले गिवन क्या है हमारे पास, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2, वेक्टर बी इज इक्वल टू 3, आल्सो मॉड ए मॉड बी इज इक्वल टू 3 रूट 2। तो अब हमें क्या बताना है, यहाँ पे एंगल कितना बना रहे हैं आपस में। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सिनेरियो को ड्रा करता हूं इस तरीके से, लेट अस सपोज, या इस तरीके से है, ठीक है, वेक्टर आर ए बी, तो या इस तरीके से है, ठीक है। तो अगर मैं इस तरीके से ये θ1 बना रहा हूँ, ये θ2 बना रहा हूँ, तो मुझे यहाँ से पता करना है कि एंगल क्या है, एंगल का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, वी नो दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी cos थीटा, सो विच इम्प्लाइज a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड ए मॉड बी इज इक्वल टू cos थीटा, और लिख सकता हूँ मैं थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे a वेक्टर b वेक्टर सारी चीज़ें दी हुई है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकालता हूँ, a वेक्टर डॉट b वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू, सॉरी, बेसिकली यहाँ पे हम इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर ए वेक्टर बी इनके वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है, तो मैं यहाँ पे सिंपली पुट कर दूंगा। तो वेक्टर ए बी का सिंपली हमें गिवन है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 रूट 2 अपॉन 2 इंटू 3, इसका हमें
थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, इसका हमें लेना है। तो 3 और 3 कैंसल आउट, सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2। सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 45 डिग्री, तो कॉस कॉस हो गया, सो देन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो दैट मीन्स कि ये जो सिनेरियो है ये कुछ इस तरीके से है। अगर मैं इसको वेक्टर ए मानता हूँ तो वेक्टर बी कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब ये जो एंगल है दिस इज थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, और ये हमारा रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से है, वेक्टर आर ये है हमारा। तो इस तरीके से ये हमारा सिनेरियो है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें जो मैंने इस क्लास में अभी तक पढ़ाई आपको समझ में आ गई होंगी। जहाँ कहीं पे भी आपको दिक्कत आ रही होगी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट को पढ़ते हैं और बाकी सारी चीज़ें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।